नमस्कार। माई सेल्फ मूर्ति कुमारी, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस एजुसेट ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय रहेगा निर्धनता अर्थात पॉवर्टी, और आज का उपविषय रहेगा निर्धनता क्या है, निर्धनता के माप, सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता और भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले हम लेते हैं निर्धनता क्या है। देखो बच्चों, किसी भी देश के आर्थिक विकास में और सामाजिक विकास में अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है निर्धनता। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए ये अति आवश्यक है कि निर्धनता को कम किया जाए। तो इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए निर्धनता क्या है। निर्धनता अर्थात अभाव की स्थिति। निर्धनता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता। अर्थात हमें जीवन जीने के लिए जिन मूलभूत आवश्यकताओं की पूरे करने की जरूरत होती है वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो वह व्यक्ति निर्धन कहलाता है। वो मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहले है भोजन। भोजन अर्थात रोटी। हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है भोजन। दूसरा है कपड़ा। गर्मी, सर्दी, बारिश से बचने के लिए व्यक्ति को कपड़े की जरूरत पड़ती है। फिर है मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं किसी भी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए। तो अपना सिर छुपाने के लिए, रात बिताने के लिए हर व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकता होती है कि उसका एक घर होना चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा व स्वास्थ्य। आज के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य भी एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो काम कर पाएगा अच्छे से, उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी और वो अच्छे से इनकम अर्न कर पाएगा। अगर वो स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो कार्यकुशलता उसकी कमज़ोर हो जाएगी। इसी प्रकार से शिक्षित होना, शिक्षित होगा तो अच्छे से रोजगार प्राप्त कर सकेगा, अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि ये पांचों मूलभूत आवश्यकताएं हर व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वह निर्धन कहलाता है। और निर्धनता ही निर्धनता को जन्म देती है। जो व्यक्ति निर्धन होता है उसे कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं लाइफ में, क्योंकि नर्कसे ने एक सिद्धांत दिया था, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र। और वो बहुत ही प्रसिद्ध एक सिद्धांत रहा है, एक कहावत है उसकी, यानी कि एक लेख लिखा उन्होंने, एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र दिया। उसमें क्या था, एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। निर्धनता का दुष्चक्र, एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। देखिए कितना आसान सा है कि एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। इसमें पूरा भेद छुपा हुआ है कि निर्धनता ही निर्धनता को किस प्रकार से जन्म देती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, अर्थात उसको खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती है। जब खाद्य सामग्री की कमी होती है, यानी कि भोजन की कमी है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास भोजन की कमी है तो वो बीमार हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। और जब बीमार पड़ जाएगा तो उसकी कार्यकुशलता कम हो जाएगी। कार्यकुशलता
कम हो जाएगी, और जब कार्य कुशलता कम हो जाएगी तो उसकी कम आय हो जाएगी, वो कम काम कर पाएगा और उसको आय भी कम मिलेगी, और कम आय होगी तो फिर भोजन की कमी, और फिर वो बीमार पड़ जाएगा। और इस प्रकार से ये निर्धनता का दुष्चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार से पूरे देश के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। वो कैसे होती है कि जैसे कम उत्पादन, यहाँ पर इसको अब बनाएंगे, कम उत्पादन है, कम उत्पादन होगा तो कम आय होगी, कम आय है तो क्या होगी, कम मांग, और कम मांग है या कम बचत है, इसमें पूर्ति पक्ष में क्या आ जाएगा, कम बचत है, कम मांग होगी, कम मांग होगी तो क्या होगा, कम निवेश होगा, और कम निवेश होगा तो क्या होगा, कम उत्पादकता होगी, और फिर कम उत्पादकता होने से कम आय, और इस प्रकार से ये निर्धनता का दुष्चक्र चलता रहता है और एक देश निर्धन ही बना रहता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पूर्ति पक्ष और एक मांग पक्ष। यहाँ पर अगर हम कम बचत की बात करते हैं, कम बचत है, कम पूंजी निर्माण है, तो ये पूर्ति पक्ष है। अगर हम यहाँ पर कम मांग की बात करते हैं और कम निवेश होता है तो ये मांग पक्ष है। दोनों प्रकार से ये क्लियर हो जाता है कि एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, और निर्धनता ही निर्धनता को जन्म देती है। नेक्स्ट हम आपको कराएंगे निर्धनता का वर्गीकरण। निर्धनता का वर्गीकरण यानी कि निर्धन कौन है और गैर निर्धन कौन है। इसके लिए एक निर्धनता रेखा खींचनी पड़ती है इस प्रकार से। लेकिन ये निर्धनता रेखा क्या है, सबसे पहले हम आपको क्लियर करेंगे कि निर्धनता रेखा क्या है। देखिए, निर्धनता रेखा वह सीमा रेखा है, ये देखिएगा यहाँ हमने एक सीमा रेखा बनाई है, वह सीमा रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है। औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, अर्थात एक व्यक्ति को एक महीने में कितना खर्च करके उसको ये मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो सकती हैं, यानी कि रोटी की, भोजन की आवश्यकता उसकी पूरी हो सकती है। कितना वो खर्च करेगा अपने परिवार के ऊपर या अपने ऊपर, प्रति व्यक्ति की यहाँ पर हमने बात की है, तो वो होती है निर्धनता रेखा। अब निर्धनता का जो वर्गीकरण है उसको मैं एक चित्र की सहायता से आपको बता रही हूँ। इस चित्र के द्वारा निर्धनता का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर हमने ये एक चित्र लिया है और इस चित्र में निर्धनता का वर्गीकरण करके दिखाएंगे। अभी हमने आपको बताया था कि निर्धनता रेखा क्या है। ये वो एक सीमा रेखा है, यहाँ पर ये हमने खींच दी है पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन है यानी कि निर्धनता रेखा है। जो इस निर्धनता रेखा से अगर ऊपर है वो गैर निर्धन है और जो इससे नीचे हैं वो निर्धन है। यहाँ पर हम निर्धनता का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है, सबसे पहले वर्ग में वो लोग आएंगे जो हमेशा निर्धन रहते हैं, सदैव निर्धन रहते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये देखिएगा, ये लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और ये हमेशा ही निर्धन रहते हैं, ये कभी भी अमीर नहीं होते हैं। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जैसे भिखारी, जो बेगर्स होते हैं, वो हमेशा ही निर्धन बने रहते हैं, हमेशा ही मांगते रहते हैं। दूसरा है सामान्यतः निर्धन, अर्थात जनरली तौर पे वो लोग निर्धन ही बने रहते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं अनियमित मजदूर, यानी कि वो मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं लेकिन उनको नियम से मजदूरी नहीं मिल पाती है। कभी मजदूरी मिल जाती है और कभी नहीं मिल पाती है। तो इसका मतलब है कि कभी कभी इनको मजदूरी मिल जाती, अच्छी मजदूरी अगर शहर में मिल जाती है तो इनको अच्छी आय प्राप्त हो जाती है और ये कभी कभी गैर निर्धन भी बन जाते हैं। तो ये जो पहला जो वर्ग है, ये दोनों प्रकार के सदैव निर्धन और सामान्यतः जो निर्धन है, अगर इन दोनों कैटेगरी को मिला करके बात करें तो ये चिरकालिक निर्धन कहलाते हैं। पहले वर्ग में चिरकालिक निर्धन अर्थात क्रोनिक पुअर आते हैं, ये क्रोनिक पुअर हैं। दूसरा जो वर्ग है इसमें आते हैं अल्पकालिक निर्धन। अल्पकालिक निर्धन यानी कि ट्रांजिएंट पुअर,
अब देखो ये कौन से निर्धन होते हैं, ये है चक्रीय निर्धन, यानी कि ये कभी निर्धन है कभी गैर निर्धन है। इस प्रकार से इनमें ये मतलब कभी ऊपर पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे रह जाते हैं। तो इनको इस कैटेगरी में कौन आते हैं, जैसे छोटे किसान हैं, कभी फसल हो जाती है कभी नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार से कभी निर्धन और कभी गैर निर्धन। इसके बाद आ जाता है अल्पकालिक निर्धन में ही है अनियमित निर्धन, यानी कि इसका मतलब है मौसमी मजदूर। मौसम के हिसाब से उनको काम मिलता है। जैसे मान लीजिए कृषि है, कृषि भी एक मौसमी व्यवसाय है। मौसम में अगर फसल की कटाई है, बुआई है, तो लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये जो लोग हैं ये कभी कभी निर्धन बन जाते हैं और नहीं तो ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार से ये कभी कभी यानी कि अनियमित निर्धन, यानी कि मौसम जब खराब हो जाता है, मौसम में काम नहीं मिल पाता है, तो ये गरीब हो जाते हैं, नहीं तो ये निर्धनता रेखा से ऊपर रहते हैं। तो इन दोनों को, दोनों कैटेगरी को, चक्रीय निर्धन को भी और अनियमित निर्धन को भी मिला करके अल्पकालिक निर्धनता यानी कि अल्पकालिक जो निर्धन है वो कैटेगरी या वर्गीकरण के अंदर वो आते हैं। नेक्स्ट है गैर निर्धन। गैर निर्धन में वो लोग आते हैं जो कभी निर्धन नहीं होते हैं, वो बहुत अमीर होते हैं, उनका पैसा कभी भी खत्म नहीं होता है, तो उसको गैर निर्धन। जैसे हमारे देश में अभी हमने बताया था आय की असमानता में, कुछ घराने ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जैसे कुछ 70-75 ऐसे घराने हैं जो 1536 कंपनियों के मालिक हैं। वो लोग कभी भी गरीब नहीं होंगे। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी जो फैमिली हैं वो गैर निर्धन, वो हमेशा ही मतलब अमीर बने रहते हैं। इनको बोलते हैं नॉन पुअर, नेवर पुअर। वो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं, कभी निर्धन नहीं की श्रेणी में आते हैं। तो ये था निर्धनता का वर्गीकरण। नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे कि निर्धनता के माप। निर्धनता के जो माप हैं, निर्धनता को 2 प्रकार से मापा जा सकता है। एक होता है सापेक्ष निर्धनता, दूसरा होता है निरपेक्ष निर्धनता। अब सबसे पहले हम करेंगे सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता क्या है? विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाए जाने वाली निर्धनता सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। अर्थात अलग अलग वर्गों में, अलग अलग प्रदेशों में और अलग अलग देशों में तुलना करके अगर हम निर्धनता को मापते हैं तो वो सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। जिस देश के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है वह उच्च निर्वाह स्तर वाले देश की तुलना में निर्धन माने जाते हैं। अर्थात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिस देश का नीचा होता है, जैसे हम भारत की और अमेरिका की तुलना करेंगे, अगर भारत का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अमेरिका की तुलना में नीचा है तो भारत अमेरिका की तुलना में निर्धन माना जाएगा। इसी प्रकार से हम 2 प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पंजाब और बिहार को लेते हैं तो पंजाब जो प्रदेश है वो बिहार की अपेक्षा अमीर माना जाएगा, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा ऊंच है बिहार से। इसी प्रकार से 2 लोगों के बारे में भी बात करें, 2 वर्गों के बारे में भी बात करें तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, यानी कि एक दूसरे की तुलना की जाती है। जैसे कोई भी आम आदमी है और उसकी अगर अनिल अंबानी से तुलना करते हैं तो वो जो आम आदमी है अनिल अंबानी की तुलना में निर्धन माना जाएगा। ये कि तुलनात्मक अध्ययन है ये जो सापेक्ष निर्धनता है। इसके अलावा ये जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि निर्धन किन देशों को माना जाएगा। देखो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है प्रति वर्ष वो $1582 के आसपास है। ये क्या दिखाता है कि जो दुनिया के बहुत ज़्यादा निर्धन देश है ना, भारत का स्थान उन देशों में आ जाता है। यहाँ तक कि श्रीलंका, मिस्र और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भी भारत की आय से अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूएनओ की एक रिपोर्ट है, वो यूएनओ ने क्या घोषणा की है कि जिन लोगों की, यानी कि यूएनओ के अनुसार जिन लोगों की प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन के हिसाब से अगर $1 से कम है, जिन देशों के लोगों की, वो निर्धन देशों की श्रेणी में आएगा।
इसी प्रकार से जो ये सापेक्ष निर्धनता है, इसमें जो देश के अंदर आय की और धन की असमानता को भी मापा जा सकता है। सापेक्ष निर्धनता के अंदर जैसे हमारे देश का ले लीजिएगा, भारत में जो सापेक्ष निर्धनता है या धन और आय की असमानता जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखो ऊपर के जो 20% लोग हैं उनके पास जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा है, और नीचे के जो 20% है उनके पास जीडीपी का लगभग केवल 8% हिस्सा है। ये क्या दिखाता है? आय की बहुत ज़्यादा असमानता को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी के साथ साथ सापेक्ष निर्धनता के दो माप हैं। सापेक्ष निर्धनता को मापने के लिए पहला है लोरेंज कर्व और दूसरा है गिनी कोफिशिएंट यानी कि गिनी गुणांक। लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक दो सापेक्ष निर्धनता के माप हैं। लोरेंज वक्र जो है वो एक रेखागणितीय माप है। यानी कि जैसे देखिएगा, ये लोरेंज वक्र है, ये आदर्श वितरण रेखा या समान वितरण रेखा है, और ये है लोरेंज वक्र। ये समान वितरण रेखा है, ये नेशनल इनकम है और ये पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर इसको हमने 100 माना है और इसको भी 100 माना है, तो ये देखिएगा ये लोरेंज कर्व है। ये समान वितरण रेखा या आदर्श रेखा से जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ही आय की असमानता ज़्यादा होगी, और ये जितना नज़दीक होगा उतनी ही कम होगी। अगर बिल्कुल समान वितरण रेखा के या आदर्श वितरण रेखा के ऊपर होगा तो आय की असमानता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये तो था रेखागणितीय माप आय की असमानता का, रेखागणितीय माप यानी कि लोरेंज वक्र। अब है अंकगणितीय माप। देखो जो लोरेंज वक्र है उसका प्रतिपादन 1905 में डॉक्टर मैक्स ओ लोरेंज ने किया था, और गिनी गुणांक का प्रतिपादन प्रोफेसर गिनी ने किया था 1912 में, और ये अंकगणितीय माप है। प्रोफेसर गिनी के अनुसार लोरेंज आय और धन की असमानता 0 और 1 के बीच में पाई जाती है। अगर 0 है तो आय की असमानता का अभाव है, आय की असमानता नहीं है, पूर्ण रूप से आय में समानता है। अगर 0 है तो पूर्ण रूप से समानता है, अगर 1 है तो पूर्ण रूप से असमानता पाई जाती है। तो ये था गिनी कोफिशिएंट्स। अब जैसे देखो इसी के ऊपर हम बताते हैं, मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं और इस बाकी को y मान लेते हैं, टोटल हो गया x जमा y। तो जो गिनी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि जो लोरेंज वक्र है, ये जितना भी लोरेंज कर्व है कितनी दूरी पे है, मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, और जो टोटल जो एरिया है उसे डिवाइड करेंगे x जमा y। अब देखिएगा अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 है, बिल्कुल इसके ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे 0/x जमा y इक्वल टू 1, नहीं 0/1 इक्वल टू 0। इसका मतलब आय की असमानता नहीं है। अगर ये इस तरह से आ जाता है कि ये जो x है ये पूरे में समा गया है, यानी कि x और y के इक्वल है, पूरे में आय की असमानता इतनी ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे x जमा y बटे x जमा y इक्वल टू 1/1 अर्थात 1। पूर्ण रूप से आय की असमानता है। इस तरह से इसमें दिखाया गया है। ये था सापेक्ष निर्धनता के जो दो माप हैं। जो माप हैं किनके द्वारा मापा जाता है, तो लोरेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट। अब मैं आपको करा रही हूँ निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय है किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। भारत में निर्धनता रेखा का प्रयोग निरपेक्ष निर्धनता को मापने के लिए किया जाता है। निर्धनता रेखा क्या है?
प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करने वाली सीमा रेखा है। अर्थात जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए जितना मासिक व्यय की जरूरत पड़ती है उसको निर्धनता रेखा प्रकट करती है। भारत में जो निर्धनता रेखा है, निर्धनता रेखा के लिए मासिक व्यय जो निर्धारित किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये है और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि 27 रुपये 20 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। और जो कि शहरी क्षेत्र में जो 1000 रुपये है ये 33 रुपये 33 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट है निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है। तो निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्धनता रेखा के निर्धारण की जो जिम्मेदारी है वो सब योजना आयोग की है और योजना आयोग NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के आधार पर निर्धनता रेखा को तय करता है। ये जो कलेक्टेड आंकड़े हैं बाय NSSO, आजकल इसका नाम बदल करके थोड़ा सा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया है, लेकिन पहले इसका नाम था NSSO। ये जो भी आंकड़े इकट्ठे करता है उनके आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है योजना आयोग के द्वारा। सबसे पहले योजना आयोग ने 1973-74 में निर्धनता रेखा को परिभाषित किया था और जो योजना आयोग है उसने कैलोरी आधार को माना था। कैलोरी आधार पे परिभाषित किया था उसने। और ग्रामीण क्षेत्र में जो कैलोरी थी, एक व्यक्ति को जितनी कैलोरी की जरूरत होती थी वो थी 2435 रुपये। राउंड फिगर में ये 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्र के लिए थी 2045, जो कि राउंड फिगर में 2100 कैलोरी निर्धारित की गई थी। इस कैलोरी को प्राप्त करने के लिए 2004-05 की कीमतों पर जो आय जो चाहिए थी वो थी 356 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 539 रुपये शहरी क्षेत्र में। इस प्रकार से ये कैलोरी आधार पर योजना आयोग ने निर्धनता रेखा को परिभाषित किया था। इसके बाद जो भारत में जो एक और जैसे बार बार बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, कभी जैसे 1993 में लक्कड़वाला कमेटी बनी। लक्कड़वाला जो कमेटी थी उसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वो क्या कहने लगे कि प्रत्येक स्टेट की प्रत्येक निर्धनता रेखा अलग अलग होनी चाहिए। उनके अनुसार कि प्रत्येक स्टेट की भौगोलिक दशाएं जो कंडीशंस हैं वो सब अलग अलग हैं, तो प्रत्येक स्टेट की अलग अलग निर्धनता रेखाएं, इस प्रकार से उन्होंने 35 निर्धनता रेखाएं दर्शाई लक्कड़वाला ने। अब आप देखेंगे इसके बाद एक और कमेटी बनी, तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी जो बनी थी वो क्या थी कि 2004-05 में बनी थी और उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 2009 में प्रस्तुत की थी। सुरेश तेंदुलकर ने कैलोरी आधार को नहीं लिया, जबकि योजना आयोग ने कैलोरी आधार लिया था, जबकि सुरेश तेंदुलकर ने कोई कैलोरी आधार नहीं लिया। कोई सेपरेट अलग से जो निर्धनता रेखा जैसे लक्कड़वाला समिति ने ली थी वो नहीं ली, बल्कि उन्होंने क्या किया कि शिक्षा स्वास्थ्य के साथ कपड़ों पर जो खर्च होता है उसको भी शामिल किया। जो खाद्य पदार्थ थे, फूड था, हाउसिंग थी, सैनिटेशन, हेल्थ, कपड़े और शिक्षा, इन सब शामिल किया था। सुरेश तेंदुलकर की जो कमेटी थी उसके अनुसार उन्होंने जो 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अनुसार बिलो पॉवर्टी लाइन 37.2% थी। ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। लेकिन वर्तमान में जो भारत में जो निर्धनता रेखा से नीचे जो लोग हैं वो हैं 21.9। ये उस टाइम की बात है 2009 की, लेकिन वर्तमान में भारत में 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि BPL परिवार हैं, जो कि पूरे विश्व का 50% है। पूरे विश्व में जितने भी निर्धन हैं उनका आधा भारत में रहता है। इसके बाद एक और कमेटी आई, रंगराजन कमेटी। रंगराजन समिति का गठन किया गया 2011-12 में और फिर इसने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की रंगराजन समिति ने,
और इन्होंने क्या बताया कि भाई जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्रति व्यक्ति जो उपभोग व्यय के आधार पर इसका निर्धनता रेखा का निर्धारण किया, और उसके अनुसार जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग थे वो थे 27.5, यानी कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो यहाँ पर 37.2% बीपीएल थे इनको कम दिखाया 27.5, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बीपीएल के लिए जो मासिक व्यय था वो 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये ये दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी अलग अलग से निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई, लेकिन रंगराजन समिति अभी प्रचलन में नहीं आई है, लेकिन इसको रिकमेंडेशन नहीं मिली है। अब सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार ही ये जो कि आंकड़े दिखाए गए हैं इसके अंदर ये हम दिखा रहे हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे निर्धनता की प्रवृत्तियां। भारत में निर्धनता की जो प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। देखो, विश्व के जितने भी निर्धन लोग हैं उनके 5वें हिस्से से भी ज्यादा लोग भारत में निवास करते हैं। और ये है निर्धनता की प्रवृत्तियां। 1960-61 में जो कुल निर्धनों की जो संख्या थी वो थी 17 करोड़, और जो कि कुल जनसंख्या में निर्धनों का जो प्रतिशत था वो था 34। 64-65 में निर्धनों की संख्या 22 करोड़, 70-71 में 25 करोड़, 73-74 में 32 करोड़, 79-80 में 33 करोड़ पहुंच गई, और 86-87 में 27 करोड़, थोड़ी सी कम हुई, और 87-88 में 31 करोड़, 93-94 में 32 करोड़, और 96-97 में 27 करोड़ निर्धनता, 99-2000 में 26 करोड़, और इसके बाद 2004-05 में निर्धनता और ज्यादा बढ़ गई, यानी कि 40.7 करोड़, 2009-10 में 35.46 करोड़, और 2011-12 में 26 करोड़ 93 लाख जनसंख्या पहुंच गई, जो कि प्रतिशत के रूप में कुल जनसंख्या में जो निर्धनों का जो प्रतिशत था, तो देखो 60-61 में अभी मैंने बताया 34% था, और 64-65 में 46%, 70-71 में 45%, 73-74 में 46%, 79-80 में 48%, 86-87 में 34% निर्धनों की संख्या थी, 87-88 में 39.3, 93-94 में 36%, 96-97 में 29.18, 8%, 99-2000 में 26%, 2004-05 में 37.2%। 2004-05 में ये जो नई निर्धनता रेखा जो है तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट में उसके अनुसार नई निर्धनता रेखा के हिसाब से ये आंकड़े हैं 2004-05, 2009-10, 2011-12। 4-5 में निर्धनता 37.2%, 9-10 में 29.8 और 2011-12 में 21.9। ये जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया है, इसको हमने एक रेखा चित्र की सहायता से भी दिखाया। जो हमने टेबल बनाई है इसी को रेखा चित्र में दिखाया। जैसे ये देखिएगा, पहले निर्धनता यहाँ पर थी 34% निर्धनता थी, फिर एकदम से बढ़कर ये 46 हो गई, फिर 45, फिर 46 हो गई, और फिर 48 हो गई। इस प्रकार से फिर नीचे आई, और फिर इस प्रकार से ये ग्राफ हमने इन आंकड़ों के आधार पर बनाया है। तो ये निर्धनता वैसे तो देखो कम होती जा रही है, अभी फिलहाल 21.9% है 2011-12 की जनगणना के अनुसार। एक इसके साथ साथ एक बात और भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे बच्चों, कि भाई जो निर्धनता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से है। भारत में कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें निर्धनता बहुत ज़्यादा है, जैसे असम है, यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ वगैरह, जो भी ऐसे स्टेट हैं जिनमें ज़्यादा निर्धनता की दर है। लेकिन इसके साथ साथ जो कम निर्धनता वाले जो स्टेट हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब में जो निर्धनता है वो 8.3% है। जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में 11.2% है, और राजस्थान में 14.7% जनसंख्या है। यहाँ पर ये कम प्रतिशत है निर्धनता का इन स्टेट्स में, जबकि जो झारखंड, यूपी, बिहार इनमें ज़्यादा है, एमपी।
तो इनमें ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा, ये थे सारे निर्धनता की जो प्रवृत्तियां थी, और इसको जो ट्रेंड्स को हमने यहाँ भी दिखाया आपको, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई निर्धनता की प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। तो आज हमने बच्चों आपको कराया निर्धनता क्या है, निर्धनता के माप, भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियां। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।